हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। जो हम सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटी के एमसीक्यूज़, उसका आज हमारा पार्ट सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। इसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो ये आज पार्ट सेकंड है इसका। आज हम ये ख़त्म करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्टली एंड विथ रिजर्वेशंस इन द ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर याद रखेंगे आप। Which of the following was adopted from Mauryan dynasty in the emblem of government of India? कौन सा था? It was 4 lines। अगर आपने देखा होगा एम्बलम, उसमें 4 lines है, ठीक है ना। एक दूसरे की तरफ बैक करते हुए, ठीक है ना, चार तरफ से 4 lines है। वो मौर्यन डायनेस्टी से लिया गया है। आपने नाम सुना होगा अशोका द ग्रेट, जो थर्ड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है। उनका था जो सरनाथ पिलर था, उससे लिया गया है। यह हमारा जो एम्बलम है उसमें 4 लाइन्स है, ठीक है। सरनाथ पिलर आप याद रखिएगा, जो अशोका का था। अशोका थर्ड रूलर था किसका? मौर्यन डायनेस्टी का। यहाँ पे मुझे इस पे नज़र पड़ी, जो वर्ड सत्य में विजेते हैं, ये क्वेश्चन में आता है कि ये किस बुक से लिया गया है, ठीक है ना। ये लिया गया है मंदक उपनिषद से, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई, किस एक्ट से ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था? इट वॉज क्रिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गलती नहीं करना, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो मेन आर्किटेक्ट थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप सबको पता होगा, ये बात तो पता होगी, ठीक है ना। व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस? यहाँ पे आपको ये बात भी पता चल रही है कि जिस वक्त इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, उस वक्त जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर एटली। ये आप याद रखेंगे। और वो डेट था जून 1948। अगस्त 1947 पहला डेट नहीं था, वो फिर उनने जल्दबाजी में फिर जल्दी जल्दी कर दिया था ट्रांसफ़र, वरना पहला डेट जो था वो था जून 1948। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल ड्राफ्टिंग कमिटी को? किसने? इट वाज जवाहरलाल नेहरू। प्रियम्बल आप सब ने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर पॉलिटी आपने देखी होगी या कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखी होगी, पहला पेज ही हमारा होता है वही सॉलमली रिजॉल्व, ठीक है ना। तो उस पर और एक क्वेश्चन है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा उसमें 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, दैट वाज सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इसमें से करेक्ट है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। यस, इट इज़ अ मिक्सचर। ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खाली हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें डीपीएसपीज़ की अगर हम बात करें, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है, ठीक है ना। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें, वो हमने साउथ अफ्रीका से लाया है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा थोड़ा करके लाए हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। मैच द फॉलोइंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1919, डायरकी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, डायरकी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान, जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान से। और यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है, ठीक है। मुझे लगा था यहाँ पे कुछ और ही होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इससे है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डायरकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट। कैबिनेट मिशन प्लान से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान से? कमेंट्स में बता देना, ठीक है।
सो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा डी। The amendment procedure laid down in the Constitution of India is on the pattern of, कहाँ से लाया गया है वो, कौन सा अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हमारा है, अमेंडमेंट प्रोसीजर वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बोला है, ठीक है ना। ऐसे ही जो DPSPs हैं वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है ना। ऐसी जो दूसरी चीज़ें हैं लाइक रूल ऑफ लॉ एंड ऑल, वो सब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने पार्लियामेंट एंड ऑल, ठीक है ना। हमने USA से लाए हैं, ठीक है ना। हमने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट चीज़ें लाए हैं जो हम इन MCQs के थ्रू सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। सो जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है एक बार फिर मैं बताऊं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लाया गया है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका जो पहला सेशन था वो हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होता था, ठीक है ना। वहाँ पे हुआ था क्या, पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। याद रख लेना आप, ये बॉम्बे नहीं कर देना। कुछ लोग ये कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये शायद पूछ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था 1885 में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन पूछ रहे हैं, दैट इज न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, ठीक है। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी, लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, ठीक है ना। सो वैसे ही यहाँ वहाँ पे एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, किसके? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन सा वो इंसान है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब भी क्वेश्चन में नॉट आए या नॉट ट्रू ऐसा कुछ हो तो उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आप ऑप्शंस पढ़ते हुए आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं पढ़ क्या रहा हूँ, ठीक है ना। जब नॉट पे ऐसे अंडरलाइन करके होगा तो आपको पता होना चाहिए कि दैट मीन्स ये 3 लोग सही है और ये वाला सही नहीं है। दैट मीन्स हमारा सी आंसर है। जो लोकनायक जन प्रकाश नारायण जो थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। Which among the following is or the features of a federal state? जो federal state है उसके features, ठीक है। The powers of the central and state governments are clearly laid down. Yes, right. ठीक है ना। जो सेंट्रल एंड स्टेट जो गवर्नमेंट्स होते हैं उसके जो क्लियरली सारा कुछ जो पावर होता है वो मेंशन होता है, ठीक है ना। इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो, ये फेडरल फीचर नहीं होता है, ठीक है ना। फेडरल स्टेट का ये फीचर नहीं होता है। डैट मीन्स यहाँ पे आंसर 1 होना चाहिए। यस, A1 है हमारा आंसर। डैट मीन्स ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? जब इंडिया फ्री हो गया था तो पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था? इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले फॉरेन मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के। Under whom among the following was the first draft of Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the Office of the Constituent Assembly? मैंने आपको परसों भी जो लास्ट हमने लेक्चर लास्ट MCQ सेशन में मैंने आपको बोला जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे BN राव, ठीक है ना। BN राव, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर बनता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी है? सी पार्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस अंडर कॉल्ड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमारा सही रहेगा। The first effort at drafting a dominant status constitution for India was made in response to the Simon Commission. साइमन कमीशन आपको याद होगा, जब यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट है उस दिन नारे भी थे, गो साइमन गो बैक, ठीक है। सो साइमन कमीशन याद आप रखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
divided the states of India in categories A, B, C and D in year 1950. अब इसके रिलेटेड नीचे स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है, एंड दैट इज सी पार्ट. द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी ए स्टेट्स. याद रखेंगे जो कैटेगरी ए स्टेट्स है उसका जो हेड होता था, एग्जीक्यूटिव हेड होता था, वो था गवर्नर. ठीक है. द राज प्रमुख वाज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट्स. गवर्नर एंड जो राज प्रमुख था वो था कैटेगरी बी स्टेट्स का एग्जीक्यूटिव हेड. ठीक है ना. एंड द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स. ये आप याद रखेंगे. ठीक है. विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स इन इंडिया ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज ए बी सी एंड डी इन ईयर 1950. आप याद रखेंगे. ठीक है. The Constitution of India was promulgated on January 26, 1950 because this day was being celebrated as the Independence Day since 1929. 1929 से इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था. The idea of the Constitution of India was first of all given by, किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले? M.N. रॉय. M.N. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की थी. द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर. कौन थे वो मेंबर्स? ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज से. ठीक है. ये आप याद रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज. गलत बात है. वो था 21 से 18 कर दिया गया था बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है ना. 1988. ठीक है. दैट मीन्स ये गलत है, ये था. ठीक है. इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस. अभी मैंने बोला इनको इलेक्ट किया गया था बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज. ठीक है. दैट मीन्स ये भी गलत है. It was a multi-party body. Yes, right. It worked through several committees. Yes. That means 3 and 4 हमारा right answer यहाँ पे रहेगा. C part. 3 and 4. Yes. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? कौन member नहीं था? ऑब्वियसली अगर आप सब ने पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. इंडिया बिकेम अ सॉवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, किस दिन? 26 जनवरी 1950. 1950 आप याद रखेंगे. हर एक चीज़ का आंसर 15 अगस्त 1947 नहीं होता. ठीक है. 1950 आप याद रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल? बताओ जी, बाई कैमरल किसको बोलते हैं? जहाँ पे दोनों हाउसेस हो, लोअर हाउस भी हो अपर हाउस भी हो, जैसे राज्यसभा लोकसभा. जैसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें इसमें होते हैं MLAs जो हमारे कश्मीर में आजकल है MLAs है. ठीक है ना. MLCs नहीं है, होते थे MLCs. ठीक है ना. अभी पूरे इंडिया में खाली 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे दोनों हाउसेज है. ओनली 6 स्टेट्स. ठीक है ना. और वो स्टेट्स आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे कौन कौन सी स्टेट है. मैं देखूंगा आप में से कितने लोग वीडियो अच्छे से देख के पढ़ रहे हैं और कितने लोग सीरियस है एग्ज़ाम को लेके. ठीक है ना. इस वक्त इंडिया में खाली 6 स्टेट्स में ये है. ठीक है. तो वो आप मुझे बताएंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड इंडियन लेजिस्लेटर बाई कैमरल? इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. दिस. ठीक है. For the first attempt at introducing a representative and popular element in administration was made by Indian Councils Act 1909. Indian Councils Act 1909. The Government of India Act 1935 vested the residuary powers in the Governor General.
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Which of the following was not one of the features of Government of India Act 1935? कौन सा नहीं था? Provincial autonomy, diarchy of center, all India federation, bicameral legislature नहीं था। That means C part हमारा आंसर रहेगा। Which of the following aimed at providing a federal structure for India? इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन किया था, दैट वाज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज इज मेनली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यहाँ पे भी आंसर यही है। व्हाट वाज द मेन स्टेपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस guaranteed। ओके, सो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यूज़ लाएंगे, ठीक है ना। कल से नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशंस आ रही है, कुछ नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। दैट मींस मार्च तक आपकी सिलेक्शन हो गई होगी, ठीक है ना। मार्च तक सारे एग्ज़ाम्स हो गए होंगे और आपकी सिलेक्शन हो गई होगी, ठीक है ना। सो आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है कि ये 2-3 मंथ्स आप कितने अच्छे से प्रिपेयर करोगे और आप इन 2-3 मंथ्स को अपने आप पे दोगे या आप मस्ती में रहोगे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि अभी आपके पास इतना टाइम है और बस इतने टाइम में आपने मेहनत कर ली। आप आपके हाथ में जॉब होगी, इंशाल्लाह आपके हाथ में जॉब होगी जस्ट मार्च के बाद ही, ठीक है ना। सो जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2 बार कोई चीज़ पढ़ ली और वो याद रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ना, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। आपको डेट्स याद होने चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि कब क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों हुआ था, ठीक है ना। सो जितने भी, जैसे मैंने पढ़ा है, अभी मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा है, इनको एक बार फिर से पढ़ो। ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप देखो, प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो सारे लेक्चर्स देख लो, ठीक है ना, आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है।